दोस्तों, पुरानी कहावत है कि इंसान को अपनी बातों और अपने कर्मों से पहचाना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में इतने विरोधाभास जमा कर लेते हैं कि उनका नाम ही एक मुहावरा बन जाता है। आज देश की राजनीति को देखकर मेरे मन में एक नया मुहावरा आया। जब बेशर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, जब आलोचना का असर खत्म हो जाए, जब सवालों के जवाब देने की जगह उपदेश दिए जाने लगे, तब समझ लीजिए कि मामला कपिल सिब्बल वाला है। हालांकि ये कहते समय भी मुझे लगता है कि अगर बेशर्मी खुद कोई जीवित पात्र होती तो शायद ये बात सुनकर उसे भी संकोच हो जाता। लेकिन कपिल सिब्बल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर शर्म का कोई असर कभी दिखाई नहीं देता। पुरानी कहावत है, चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता। लगता है ये कहावत शायद ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। आप कितनी भी आलोचना कर दीजिए, कितने भी तथ्य सामने रख दीजिए, कितने भी सवाल उठा दीजिए, सब कुछ उन पर से ऐसे फिसल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जरा कपिल सिब्बल की मौजूदा पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, जो बातें वो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, असली दर्द शायद वो नहीं है, असली चोट कहीं और है। अभिषेक बनर्जी पर कुछ लोगों ने अंडे फेंक दिए। इस घटना से कपिल सिब्बल इतने विचलित हो उठे कि उन्हें दो बड़े बयान देने पड़े। पहला, ये देश अब रहने के लायक नहीं रह गया। दूसरा, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा दावा करता है कि ये देश रहने योग्य नहीं बचा, तो स्वाभाविक रूप से देश के लोग भी पूछेंगे, सिब्बल साहब फिर जाने की तैयारी कब कर रहे हैं? आखिर आप इस देश को कब छोड़कर रवाना होंगे? क्योंकि अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए तो फिर ऐसे देश में रुकने का कोई औचित्य नहीं बचता। बल्कि बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे कि आपके जाने से देश का भला ही होगा। देश के नागरिकों को लगेगा कि आतंकवादियों, बड़े भ्रष्टाचारियों और सत्ता के संरक्षण में पलने वाले प्रभावशाली आरोपियों को अदालतों में बचाने वाला एक बड़ा चेहरा कम हो गया। किसी राजनीतिक दल का लाभ हो या हानि, यह अलग विषय है, लेकिन राष्ट्र हित सबसे ऊपर होना चाहिए। और राष्ट्र हित के नजरिए से ये सवाल पूछा जाना बिल्कुल जायज है कि आखिर जिन लोगों ने वर्षों तक देश के सबसे विवादित चेहरों का कानूनी बचाव किया, उन्हें अचानक लोकतंत्र की इतनी चिंता क्यों सताने लगी? कपिल सिब्बल का पूरा राजनीतिक और कानूनी सफर उठाकर देख लीजिए। देश ने पहली बार बड़े पैमाने पर उनका नाम तब सुना जब न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया था। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उस समय उनके बचाव में जो प्रमुख चेहरा खड़ा हुआ था, उसका नाम था कपिल सिब्बल। यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बननी शुरू हुई। धीरे धीरे देश के हर बड़े विवादित मामलों में उनका नाम दिखाई देने लगा। ऐसा माहौल बन गया, यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति कानूनी संकट में फंस जाए तो उसके बचाव के लिए कुछ चुनिंदा नामों में कपिल सिब्बल का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता था। समय बीतता गया और एक धारणा भी मजबूत होती चली गई। लोगों को लगने लगा कि अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोपी हो, कोई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई ऐसा मामला हो जिसमें कानून का शिकंजा कस रहा हो, तो उसे सबसे पहले बड़े वकीलों की शरण लेनी चाहिए। और यही वो दौर था जब देश ने कई ऐसे मामलों में कपिल सिब्बल का नाम सुना जिनका संबंध आतंकवाद, बड़े घोटालों और राष्ट्रीय स्तर की कानूनी लड़ाइयों से था। अदालतों में देर रात तक चलने वाली सुनवाई हो या बड़े आरोपियों को राहत दिलाने की कोशिश, उनका नाम बार बार सामने आता रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को आज अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंके जाने की घटना से लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगा, उससे तब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं दिखा जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की युवा डॉक्टर के साथ हुई बर्बर घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। जब एक बेटी के साथ हैवानियत हुई, जब देश भर में लोग न्याय की मांग कर रहे थे, तब ये नैतिक आक्रोश कहाँ था? जब महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे थे, तब ये संवेदनशीलता आखिर कहाँ थी? जब आम नागरिक व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे थे, तब ये बेचैनी दिखाई क्यों नहीं दी? और यही वो प्रश्न है जिसका जवाब कपिल सिब्बल जैसे लोगों को देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल तब खतरे में नहीं आता जब किसी राजनीतिक नेता पर अंडा फेंका जाए। लोकतंत्र तब भी खतरे में पड़ता है जब व्यवस्था आम नागरिक को न्याय दिलाने में असफल दिखाई देती है। लेकिन उस समय यह आवाज सुनाई नहीं देती, उस समय ये नैतिक क्रोध दिखाई नहीं देता, उस समय देश छोड़ने की बात नहीं होती। यही कारण है कि आज जब कपिल सिब्बल देश को रहने लायक न होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो लोग उनके पुराने बयानों और पुराने रुख को भी याद कर रहे हैं और यहीं से उनके बयान पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब जरा कहानी के उस हिस्से पर आइए जहां से कपिल सिब्बल की वास्तविक बेचैनी शुरू होती दिखाई देती है।
दरअसल उनकी तकलीफ सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंके जाने की घटना नहीं है, वो तो केवल एक बहाना है। असली परेशानी कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा व्यापक है। असल दर्द यह है कि वर्षों तक जिस राजनीतिक नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की गई, जिस सोच को देश पर थोपने का प्रयास हुआ, जिस व्यवस्था के सहारे कुछ लोग अपने प्रभाव का साम्राज्य चलाते रहे, वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। एक समय था जब कुछ चुनिंदा चेहरे अदालतों, मीडिया और सत्ता के गलियारों में असाधारण प्रभाव रखते थे। उनकी मौजूदगी भर से माहौल बदल जाता था, उनकी बात को अंतिम सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रह गए। आज स्थिति यह है कि हर मामले में तुरंत राहत मिल जाए, हर याचिका पर आधी रात को सुनवाई हो जाए, हर दलील को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल जाए। ऐसा दौर अब पहले जैसा दिखाई नहीं देता। यही बदलाव सबसे बड़ी बेचैनी की वजह है, क्योंकि जिन लोगों को वर्षों तक ये भरोसा था कि उनका प्रभाव हर परिस्थिति में काम करेगा, उन्हें अब ये महसूस होने लगा है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और यही कारण है कि आज उन्हें देश में लोकतंत्र खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक और वजह भी है, कई मामलों में जांच एजेंसियां पहले की तुलना में अधिक सक्रिय नजर आ रही हैं। सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन कम से कम सार्वजनिक तौर पर यह संदेश देने की कोशिश लगातार की जा रही है कि बड़े भ्रष्टाचारियों और प्रभावशाली आरोपियों को कानून के सामने जवाबदेह बनाया जाएगा। और ये भी सच है कि कई मामलों में अदालतों का रवैया भी पहले जैसा नहीं दिखता। इसका असर उन लोगों पर पड़ना स्वाभाविक है जिनकी पहचान वर्षों तक ऐसे मामलों से जुड़ी रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा संकट आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के कम होते दायरे का भी है। अब देखिए, राजनीति में विचारधारा अपनी जगह होती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में संसाधनों का महत्व भी कम नहीं होता। पहले कांग्रेस सत्ता में थी, बड़े बड़े मामलों की भरमार थी, सरकारें थीं, संस्थाएं थीं, मुकदमे थे और उन मुकदमों में शामिल होने वाले बड़े बड़े नाम भी थे। फिर साल 2014 आया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, राजनीतिक समीकरण बदल गए। उसके बाद कई लोगों के प्रभाव क्षेत्र भी सिमटने लगे, लेकिन तब भी कुछ रास्ते खुले हुए थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगातार कानूनी लड़ाइयां थी, राजनीतिक विवाद थे, अदालतों में चलने वाले मामलों की भी कोई कमी नहीं थी। और ये किसी से छिपा नहीं है कि देश के सबसे महंगे वकीलों की सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध नहीं होती। वकालत एक पेशा है और पेशे की अपनी कीमत होती है। आम आदमी पार्टी के दौर में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे जिनमें बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं ली गईं, सरकार का पैसा खर्च हुआ, जनता का पैसा खर्च हुआ, अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। लेकिन फिर दिल्ली की राजनीति में भी हालात बदलने लगे, सत्ता का संतुलन बदल गया। जो रास्ते पहले खुले दिखाई देते थे वो धीरे धीरे संकरे होने लगे। उधर पश्चिम बंगाल में भी एक लंबा दौर ऐसा रहा जब ममता बनर्जी की सरकार लगातार बड़े बड़े कानूनी विवादों में उलझती रही। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संवैधानिक विवाद हो या राजनीतिक टकराव, हर जगह महंगे कानूनी चेहरों की जरूरत पड़ती थी। और ये सब किसी व्यक्ति की जेब से नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों के सहारे चलता था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो जाता है। लेकिन जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जब विपक्ष मजबूत होने लगता है, जब सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं शुरू होती हैं, तब सबसे पहले चिंता उन्हीं लोगों को होती है जिनका प्रभाव उस व्यवस्था से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि आज बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ मामलों की प्रकृति बदल रही है, दूसरी तरफ पुराने प्रभाव के रास्ते भी सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल की परेशानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा कारण है FCRA और विदेशी फंडिंग पर बढ़ती निगरानी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि विदेशी फंडिंग, विदेशी प्रभाव और उससे जुड़े नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी जाएगी। FCRA के नियमों को सख्त किया गया, कई संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए गए, कई संगठनों की फंडिंग पर सवाल उठे और अब चर्चा ये भी है कि भविष्य में नियम और भी कड़े हो सकते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उन लोगों के बीच चिंता बढ़ती है जिनकी राजनीति, सक्रियता या प्रभाव का संबंध ऐसे नेटवर्क से जोड़ा जाता रहा है। और यही वजह है कि सत्ता और व्यवस्था में हो रहे बदलाव का असर सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, उनका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो वर्षों से उस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। और यही कारण है कि आज बार बार लोकतंत्र, संविधान और देश के भविष्य की बातें सुनाई देती हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या फिर बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों की? क्या ये पीड़ा संविधान की है या फिर कम होते प्रभाव की? क्या ये बेचैनी जनता के अधिकारों की है या फिर सिकुड़ते अफसरों की? देश का आम नागरिक यही सवाल पूछ रहा है और यही सवाल कपिल सिब्बल के बयानों के बाद और अधिक तीखे हो गए।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति वर्षों तक सत्ता के केंद्र में रहा हो, प्रभाव के शीर्ष पर रहा हो, बड़े बड़े मामलों का हिस्सा रहा हो, तब उसके हर बयान को लोग केवल शब्दों से नहीं बल्कि उसके पूरे राजनीतिक और सार्वजनिक इतिहास के संदर्भ में भी देखते हैं। और यही वजह है कि आज उनके बयान पर बहस सिर्फ एक टिप्पणी की नहीं है, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक सफर की भी हो रही है। अब बात करते हैं उस अध्याय की जिसने कपिल सिब्बल को राजनीति और सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया और जिसने उनकी छवि को लेकर देश में सबसे ज्यादा बहस खड़ी की। कपिल सिब्बल का नाम लेते ही बहुत से लोगों को एक घटना सबसे पहले याद आती है, 2G स्पेक्ट्रम मामला। वो दौर ऐसा था जब देश में भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा अपने चरम पर था। कॉमनवेल्थ गेम्स, कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम और न जाने कितने मुद्दों पर सरकार घिरी हुई थी। विपक्ष लगातार हमलावर था और जनता के बीच ये भी धारणा मजबूत हो रही थी कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जवाबदेही से बच रहे हैं। ऐसे माहौल में कपिल सिब्बल सामने आए और उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकार को जीरो लॉस हुआ है, यानी नुकसान शून्य हुआ है। ये तर्क सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया स्टूडियो तक हंगामा मच गया। विरोधियों ने कहा कि घोटाला हुआ है और सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आलोचकों ने आरोप लगाया कि यह जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है, लेकिन कपिल सिब्बल अपने तर्क पर डटे रहे। उनकी आलोचना हुई, उनका मजाक उड़ा, उनके बयान पर व्यंग्य लिखे गए, लेकिन उन्होंने कभी ये संकेत नहीं दिया कि उन्हें इन प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क पड़ रहा है। और यही वजह है कि उनके विरोधी कहते हैं कि आलोचना का उन पर वैसा ही असर होता है जैसा पत्थर पर पानी की बूंदों का। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। 2014 का लोकसभा चुनाव आया, देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस चुनाव में कपिल सिब्बल भी मैदान में थे, लेकिन चांदनी चौक की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यहीं से उनके राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कांग्रेस के भीतर भी परिस्थितियां बदल रही थी, हार पर हार मिल रही थी, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, संगठन कमजोर पड़ रहा था और धीरे धीरे पार्टी के भीतर असंतोष की आवाजें भी सुनाई देने लगी। कपिल सिब्बल भी उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने समय समय पर कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए, लेकिन राजनीति में सिद्धांतों के साथ साथ अवसर भी चलते हैं। जब ये स्पष्ट होने लगा कि सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए संसद का मंच जरूरी है, तब राज्यसभा का रास्ता तलाशा जाने लगा और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कपिल सिब्बल किसी राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचे। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं था कि उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। अखिलेश यादव की पार्टी ने उनका साथ दिया और वो राज्यसभा पहुंच गए। यहीं से उनके विरोधियों ने सवाल उठाने शुरू किए। राजनीति में सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जिसका पार्टी से कोई प्रत्यक्ष संगठनात्मक संबंध नहीं था। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं भी सामने आई। राजनीतिक गलियारों में अलग अलग व्याख्याएं की गईं। कई लोगों ने इसे रणनीतिक समझौता बताया, तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक आवश्यकता कहा, तो कई लोगों ने इसके पीछे अलग अलग कारण गिनाने शुरू कर दिए। इसी दौरान आजम खान से जुड़े मामलों की चर्चा भी होती रही और विरोधियों ने बार बार ये सवाल उठाया कि बड़े राजनीतिक और कानूनी मामलों में आखिर किन परिस्थितियों में कौन किसके साथ खड़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि कपिल सिब्बल का नाम केवल एक वकील के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में भी देखा जाता है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने संविधान और कानून की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा सत्ता, प्रभाव और विवादों के केंद्र में मौजूद लोगों का साथ दिया है। सच्चाई जो भी हो, ये तय है कि कपिल सिब्बल का सार्वजनिक जीवन विवादों से अलग कभी नहीं रहा। एक और दिलचस्प बात यह कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनके अधिकांश बयान कांग्रेस की लाइन के अनुरूप होते थे। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तब भी उनके राजनीतिक रुख में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया। आज भी उनके अनेक बयान ऐसे होते हैं जिन्हें कांग्रेस के दृष्टिकोण के करीब माना जाता है और यही कारण है कि उनके विरोधी कहते हैं कि पार्टी भले बदल जाए, मंच भले बदल जाए, लेकिन राजनीतिक झुकाव नहीं बदलता। और यही वजह है कि जब वो लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं की बात करते हैं तो उनके आलोचक तुरंत कांग्रेस के इतिहास की चर्चा शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं कि जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था तब लोकतंत्र कहाँ था? जब मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे तब संविधान की रक्षा कौन कर रहा था? जब विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला गया था तब लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता किसे थी? इन सवालों का इस्तेमाल आज भी राजनीतिक बहसों में किया जाता है।
क्योंकि भारतीय राजनीति में इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। पुराने फैसले, पुराने गठबंधन और पुराने बयान बार बार वर्तमान में लौट आते हैं और कपिल सिब्बल के मामले में भी कुछ यही हो रहा है। आज जब वो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, तो उनके विरोधी उनके वर्तमान बयान को उनके अतीत के राजनीतिक संबंधों के साथ जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि उनकी हर टिप्पणी केवल एक बयान नहीं रहती, बल्कि एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। और यही वजह है कि उनके एक एक शब्द पर बहस होती है, उनके एक एक बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं और उनका नाम आज भी राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार होता है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके आलोचकों के अनुसार सबसे बड़ी बेचैनी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, प्रभाव और बदलते समय से जुड़ी हुई भी है, और उसी पर आगे चर्चा होती है। अब आइए उस आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां कपिल सिब्बल की मौजूदा बेचैनी का असली कारण उनके आलोचक तलाशते हैं। उनका कहना है कि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, ये उस दौर के ढलने की कहानी है जब कुछ चुनिंदा चेहरे देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और मीडिया विमर्श पर असाधारण प्रभाव रखते थे। एक समय था जब कुछ नाम सामने आते ही पूरा नैरेटिव बदल जाता था। अदालत में उनकी मौजूदगी ही खबर बन जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो अगले दिन की सुर्खियां तय हो जाती थी, सत्ता के गलियारों में उनकी पहुंच और प्रभाव को लेकर अलग ही चर्चा होती थी। लेकिन राजनीति का नियम बड़ा सरल है, कोई भी दौर स्थायी नहीं होता। जो लोग कभी व्यवस्था के केंद्र में होते हैं, उन्हें भी एक दिन बदलते समय का सामना करना पड़ता है। और आलोचकों का दावा है कि आज कपिल सिब्बल जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, उन्हें लग रहा है कि जिस व्यवस्था में वो वर्षों तक प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे, वो व्यवस्था बदल रही है। जो रास्ते कभी खुले हुए दिखाई देते थे, वो अब पहले जैसे आसान नहीं रहे। जो प्रभाव कभी निर्णायक माना जाता था, वो अब चुनौती के दायरे में। और यही बेचैनी अब शब्दों के तौर पर बाहर आ रही है। यही कारण है कि कभी लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, कभी संविधान संकट में दिखाई देता है और कभी पूरा देश ही रहने लायक नहीं लगता। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर लोकतंत्र की चिंता इतनी ही गहरी है, तो फिर 1975 के आपातकाल पर वही आक्रोश दिखाई क्यों नहीं दिया? जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, जब विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला गया, जब अखबारों की सुर्खियां सरकारी सेंसर के अधीन हो गईं, जब लोगों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए, जब संविधान की आत्मा पर सबसे बड़ा हमला बताया जाने वाला कदम उठाया गया, तब लोकतंत्र के लिए वही बेचैनी कहाँ थी? ये सवाल आज भी राजनीतिक बहसों में उठता है। और यही वजह है कि जब कपिल सिब्बल लोकतंत्र पर भाषण देते हैं, तो उनके विरोधी तत्काल कांग्रेस के इतिहास की याद दिलाने लगते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में स्मृति बहुत लंबी होती है। लोग केवल आज की बात नहीं सुनते, वो ये भी देखते हैं कि वक्त आने पर कौन किसके साथ खड़ा था। इसके बाद बात नेशनल हेराल्ड मामले तक पहुंचती है। गांधी परिवार से जुड़े इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और उन मामलों में कपिल सिब्बल भी कई बार कानूनी टीम का हिस्सा रहे हैं। यहीं से आलोचक एक और तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस से औपचारिक दूरी बनाने और कांग्रेस की राजनीति से पूरी तरह अलग हो जाने में फर्क होता है, क्योंकि जब भी कांग्रेस नेतृत्व किसी बड़े कानूनी संकट में घिरा दिखाई देता है, तब वही परिचित चेहरे उनके बचाव में खड़े दिखाई देते हैं। और इसीलिए लोगों के मन में सवाल उठते हैं, क्या राजनीतिक दूरी वास्तव में दूरी है या सिर्फ एक नई रणनीति? इसी वजह से कपिल सिब्बल के हर बयान का मूल्यांकन केवल वर्तमान संदर्भ में नहीं किया जाता, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक और कानूनी सफर को सामने रख कर किया जाता है। उनके समर्थक कहते हैं कि वो संविधान, नागरिक अधिकारों और संस्थाओं की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, जबकि उनके आलोचक कहते हैं कि वो हमेशा सत्ता, प्रभाव और विवादों के केंद्र में मौजूद लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब सच क्या है, इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन एक बात निर्विवाद है, कपिल सिब्बल उन लोगों में से हैं जिनके बारे में देश में शायद ही कभी एकमत राय रही हो। एक वर्ग उन्हें देश के सबसे प्रतिभाशाली वकीलों में गिनता है, तो दूसरा वर्ग उन्हें राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक भी मानता है। एक पक्ष उन्हें संविधान का प्रहरी बताता है, तो दूसरा पक्ष उन्हें विवादित मामलों का स्थायी चेहरा कहता है। और शायद यही वजह है कि उनका हर बयान बहस पैदा करता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग बार बार कहते हैं ये देश रहने के लायक नहीं रहा, वो आखिरकार इसी देश में रहते हैं, यहीं राजनीति करते हैं, यहीं संसद पहुंचते हैं, यहीं अपनी पहचान बनाते हैं और यहीं अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है जब कपिल सिब्बल जैसे लोग देश छोड़ने या देश को रहने लायक न मानने जैसी बातें करते हैं, तो बहुत से लोग उन बयानों को गंभीर राजनीतिक विश्लेषण नहीं, बल्कि क्षणिक निराशा या फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया के
तौर पर देखते हैं। आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि कपिल सिब्बल इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनकी राजनीति यही है, उनकी पहचान यही है, उनकी प्रसिद्धि यही है, उनका प्रभाव यही है और उनका पूरा सार्वजनिक जीवन भी इसी देश से जुड़ा हुआ है। जब तक राजनीति रहेगी, अदालतें रहेंगी, चुनाव होंगे, संसद चलेगी और सार्वजनिक बहसें जारी रहेंगी, तब तक कपिल सिब्बल जैसे चेहरे भी भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। इसलिए उनके बयानों को सुनते समय केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का आकलन केवल उसके एक बयान से नहीं होता, उसका मूल्यांकन उसके पूरे सफर से होता है। और कपिल सिब्बल का सफर जितना लंबा रहा है, उतना ही विवादों, बहसों, राजनीतिक टकरावों और वैचारिक संघर्षों से भरा हुआ भी रहा है। और शायद यही वजह है कि उनके एक बयान पर भी इतनी बड़ी चर्चा खड़ी हो जाती है। फिलहाल इस विषय पर इतना ही। अगले मुद्दे पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।